प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत वाली अपील का दिखा असर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया साइकिल पर सफर। 5 दिन में दूसरी बार महंगाई पर वार। पेट्रोल हुआ 100 रुपए पार। वीटा ने भी बढ़ाए दूध के दाम। महंगाई पर हरियाणा की सियासत गरमाई। कांग्रेस बोली सरकार ने जानबूझकर बढ़ाई महंगाई। बीजेपी ने कांग्रेस को 2014 से पहले की याद दिलवाई। एजेएल प्लाट आवंटन केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी मुश्किल। हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। ईडी ने याचिका की थी दाखिल। मेवात में एम्बुलेंस के जरिए हो रही है गौ तस्करी। पुलिस ने नाकेबंदी कर तस्करों को पकड़ा। जन्मदिन का गिफ्ट ना मिलने पर बच्चे ने रची खुद के अपहरण की साजिश। यमुनानगर पुलिस ने किया खुलासा। आवारा कुत्तों को लेकर सख्त। सुप्रीम कोर्ट शेल्टर होम में खूंखार कुत्तों को छोड़ने से किया इनकार। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। यह है हरियाणा हिमाचल का प्राइम बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री की अपील पर हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए कदम की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तेल की किल्लत हो सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, इसको लेकर वो जनता में संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में साइकिल पर सफ़र करते हुए नजर आए। वो सुखना लेक गए और नायब सिंह सैनी इस दौरान जनता से भी मिले और उनसे सहयोग की अपील भी की कि इस मुश्किल दौर में जब पूरा विश्व तेल की कीमतों को लेकर, के आयात को लेकर तराही कर रहा है, तो ऐसे में जनता को देश के लिए सहयोग करना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो मिडिल ईस्ट की समस्या आज पूरे वर्ल्ड के सामने खड़ी हुई है, और उन्होंने जिक्र भी किया है कि जो कोरोना के समय में जो पूरे विश्व के अंदर हालात पैदा हुए थे, हमने पहले ही सचेत रहने की आवश्यकता है। हम बाहर अगर जाएं तो हम ट्रेन से जाएं, बसेस का उपयोग करें और ज़्यादा ईवी का उपयोग करें, गाड़ी का कम उपयोग करें, पेट्रोल डीजल की हम बचत करें, ताकि इस अभियान में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया उसको गति मिल सके और भारत को मजबूती मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था। तो इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की जो अपील है उसको आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, दूध के दाम बढ़े थे, जो आज एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं। पहले 3 रुपए पेट्रोल और डीजल के बढ़ाए गए थे और अब डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल में 87 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही हरियाणा में पेट्रोल के दाम 100 रुपये पार कर चुके हैं, लेकिन कई ज़िलों में ये जो दाम है ये 1-2 रुपये कम भी है। 100 रुपये पंचकुला, सिरसा, फतेहाबाद, हिरसा जैसे शहरों में हो चुके हैं और इसके अलावा कहीं पर पेट्रोल 98 रुपये और 99 रुपये प्रति लीटर भी पहुंच गया है। पेट्रोल और डीजल की तरह दूध के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मदर डेयरी, अमृत डेयरी ने दूध के दाम बढ़ाए थे और इसके बाद अब वीटा ने भी दूध के दाम बढ़ाने का फैसला लिया है। इस बढ़ती महंगाई को लेकर जनता कितनी त्रस्त है, आइए देखते हैं। बीजेपी सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जी इनके दाम, तो सरकार को भी देखना चाहिए जिसकी तरफ। हाँ जी। क्या उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं? कितने तैयार हैं आप? तैयार क्या जी, बस मोटरसाइकिल चलाना ही छोड़ देंगे, साइकिल हटा लेंगे जी, और क्या। पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी क्या करेगा जी, बस
यही कर सका जी, साइकिल ठैस का। महंगाई की मार एक बार फिर आम जनता को प्रभावित करने जा रही है। जहां पहले तेल डीजल के दामों से महंगे दामों से जो है वो लोग जूझ रहे थे, तो हाल ही में जिस तरीके से अमूल और मदर डेयरी कंपनी ने अपने दूध के दामों पर बढ़ोतरी करी है, तो अब वीटा ने भी जो है वो ये बढ़ोतरी शुरू कर दी है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित वीटा मिल्क प्लांट का ये दृश्य आप बाहर से देख पा रहे हैं। सीधे तौर पर आज से नई दरें जो है वो लागू कर दी जाएंगी, क्योंकि इन दरों में काफी बड़े पैमाने पर जो इजाफा है वो किया गया है, क्योंकि 1 रुपए 2 रुपए से लेकर के लगभग जो है वो 24 रुपए के आसपास तक की ये बढ़ोतरी जो है वो तमाम तरीके के अलग अलग प्रोडक्ट्स में जो इनके दूध के प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर की गई है। तो कह सकते हैं कि सीधे तौर पर अब जो रसोई का बजट है वो भी इससे असर जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो पहले तमाम कंपनियां, चाहे फिर वो मदर डेयरी की बात करें, अमूल की बात करें, वो लोग जो है वो अपने रेटों में इजाफा कर चुके हैं। तो अब वीटा ने भी जो है वो ये नई दरें आज से जो है वो लागू करने का फैसला ले लिया है, क्योंकि देर रात 19 तारीख की देर रात से ये जो है वो बढ़ोतरी की जाएगी। और ये बढ़ोतरी फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और नूह और इसके साथ साथ साउथ दिल्ली में जो है वो की गई है, क्योंकि इससे पहले अंबाला में 2 दिन पहले ही वीटा के दाम जो है वो बढ़ चुके हैं। लेकिन सीधे तौर पर अब आम जनजीवन कह सकते हैं कि अस्त व्यस्त। तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं वो महंगाई को लेकर अपने दावे पेश कर रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पेट्रोल, डीजल या जो दूसरी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं ये वैश्विक संकट के कारण हैं। इस वक्त विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पर महंगाई बढ़ते हुए देखकर सवाल उठाए हैं। वहीं पर इस सवाल का जवाब केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने अपने तर्क के आधार पर दिया है। इन्होंने ऐसे देश के हालात बना दिए कि आपने देखा कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो चुकी है। आज देश के इतिहास में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई। बेरोजगारी का संकट आज आप ये देखो भाई, सोने चांदी से लेकर रसोई गैस का सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, क्या चीज़ आज आम आदमी के तो पहुंच से बाहर हो जा रही है। जो सामान्य वस्तुएं हैं, महंगाई इतनी आ गई। और गरीबी की मैं बात करूं, हरियाणा के चुनाव से पहले हरियाणा में इन्होंने 75% बीपीएल से नीचे डिक्लेयर कर दिया था जनसंख्या। 80 करोड़ देशवासियों को इन्होंने अनाज की योजना के अंदर अपनी उपलब्धि बता रहे थे। ये उपलब्धि तब बताते जब 80 करोड़ परिवारों में अच्छा रोजगार मिल जाता, वो उपलब्धि थी। वो अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं ठीक दिशा में जा रही है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था का भत्ता बिठा दिया इन्होंने। और दुख की बात ये है, बाकी देशों के मुकाबले एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले 3 गुना जो हमारा रुपया गिर गया पाकिस्तान की करेंसी के मुकाबले में, और अफगानिस्तान की करेंसी से भी पिछड़ गया, वो कहीं ना कहीं आज हमारे भारतवर्ष की जो स्थिति है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। विपक्ष को देश के लोगों ने जब उन्होंने निराधार आरोप लगाए, जबकि जब उन्होंने देश के साथ खिलवाड़ किया। ये देश के लोग बहुत जागरूक हैं और देशभक्ति भारत के लोगों में कूट कर भरी है। और जब से मोदी जी की सरकार आई तब से तो और देशभक्ति की भावना हर देशवादी में पूरी तेजी के साथ उभर रही है और हर चुनाव में वो देखने को मिलता है। यही मोदी जी 15 अगस्त को लाल किले से कहते हैं कि देश के गरीबों के लिए खाते पीते लोग एलपीजी पर सब्सिडी छोड़ दें। तो मोदी जी के आह्वान पर 1 करोड़ लोगों ने एलपीजी गैस की सब्सिडी छोड़ दी। ये मोदी जी के प्रति देश के लोगों का जो विश्वास और भरोसा है ये जाहिर करता है। तो विपक्ष का सरकार पर वार है और इस वार को लेकर जो तर्क सत्तारूढ़ दे सकते हैं वो दिया जा रहा है। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नूह की। यहाँ पर जो देखने को मिला वो बहुत ही अजीबोगरीब है। गौ तस्कर अब गौ तस्करी के लिए एम्बुलेंस की गाड़ियों का सहारा ले रहे हैं। ये जानकारी मिली थी कि कुछ गौ तस्कर एक इको गाड़ी में गोवंश को भरकर ले जा रहे हैं
नाकेबंदी की गई। पुलिस ने वाहन को रोकने की कोशिश की तो जो गो तस्कर थे वो पुलिस पर उल्टा फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर घायल हो गया और उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मौके से 4 गोवंश, देसी कट्टा, कारतूस और एम्बुलेंस लिखी गाड़ी को बरामद किया है। यमुनानगर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा देंगे। 13 साल के एक नाबालिग बच्चे ने खुद के अपहरण की योजना बनाई। पुलिस जांच के बाद पता चला कि अपहरण की कहानी इस नन्हे मासूम ने खुद लिखी थी, जो एकदम झूठी थी। पुलिस के मुताबिक इस नाबालिग को जन्मदिन पर खिलौना ना मिलने के कारण इसने अपने अपहरण की कहानी का प्लॉट तैयार किया और कुछ दोस्तों का साथ लिया। ये कहानी बिल्कुल फिल्मी थी। पुलिस के मुताबिक बच्चे ने अपने अपहरण की जो कहानी बनाई थी उसका खुलासा बहुत जल्दी हो गया। जो लड़का है, जो नाबालिग बच्चा है जिसके द्वारा कंप्लेंट दी गई थी, वो उसका कल जन्मदिन था। उसने अपने माँ बाप से एक पियानो की डिमांड की थी जो कि उसको एज ए गिफ्ट मिले, लेकिन वो उसके माँ बाप ने मना कर दिया था, जिसके चलते उसने अपने एक दूसरे नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर एक प्लानिंग सी करी कि हम अपहरण का एक नाटक करते हैं जिससे उन्हें पियानो भी मिल जाए और थोड़ा सा एक सबक भी उनके माँ बाप को मिले कि ऐसा करने से क्या होगा। इसी चीज़ का जो है गाँव वाले ने इस चीज़ को थोड़ा सा तूल देते हुए जब बच्चा हमारे पास आया और उन्होंने एक आदमी को भी पकड़ के रखा था, तो हमने इस चीज़ की सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए, गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपने सारे जो आईओज़ हैं उनकी मदद से मौके का मुआयना भी किया, जो आपने देखा भी। लेकिन बच्चे से थोड़ी सी सही तरीके से और सख्ती से पूछताछ करने के बाद आज सुबह ये मामला सामने आया, ये सच्चाई सामने आई कि ये सारी बात में कोई सच्चाई नहीं थी। तो जो चीज़ें आपको फिल्मों में देखने को मिलती हैं वो 13 साल का बच्चा जब फिल्मों में देखता है या सीरीज़ में देखता है तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण था। और अब एक बार फिर हम बात करेंगे राजनीति की, और राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो मौजूदा विपक्ष के नेता भी हैं, प्लाट आवंटन मामले को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी पंचकुला ने जो पीएमएल कोर्ट ने फैसला दिया था उसको चुनौती दी थी और इसको हाई कोर्ट में ले गए थे। हाई कोर्ट ने इस पर फिर कार्रवाई की और ये जो उनको राहत मिली थी, ये राहत अब उनके साथ नहीं रही। इसका जो मामला है काफ़ी विवादित मामला है और इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप हैं कि उन्होंने कुछ प्लॉट ऐसे आवंटित किए जो उनके चहेतों को फ़ायदा पहुंचाने वाले थे। दोबारा से इसको आवंटन इसका किया गया, जिसके चलते मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर चलेगा और आप कहें कि एक बार फिर से मामला सुर्खियों में है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मुश्किल में। उमेश शर्मा इस खबर को और तफसील से हमें समझाएंगे। मामला क्या है उमेश, क्योंकि पहले तो ये मामला ख़त्म हो गया था, अब दोबारा से ईडी का जो नोटिस है वो दिया गया है। विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। मामला रहा है, जैसे कि आप जानते भी हैं, कवर भी इसको करते रहे हैं हम लोग गाहे बेगाहे, क्योंकि एजेएल यानी कि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का मामला था। ये बिल्कुल ये जिला अदालतों से घूमते घूमते हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर क्योंकि ईडी की भी एंट्री थी इसमें, तो फाइनली ईडी की एक पुनर्विचार याचिका कह लीजिए वो दाखिल हुई है कि इसको बंद ना किया जाए। हाई कोर्ट में उन्होंने दाखिल याचिका की है कि इसको बंद न किया जाए और इसको फिर से शुरू किया जाए। तो इस याचिका पर सभी प्रतिवादी जो पार्टी थे, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो बाकी लोग, उनको नोटिस हुआ है और 8 जो जून है उसको इस पर सुनवाई होनी है। अब सवाल ये है कि क्योंकि बड़ा एक तकनीकी तौर पर इस तरह के मामले जब आते हैं कि जहाँ पर रिवाइज पिटीशन की बात हो, मामला एक बार चाहे नीचे ख़त्म हो गया हो या कोई अदालत ने फैसला दिया हो, तो डबल बेंच हो या सुप्रीम कोर्ट हो या रिवाइज पिटीशन हो, वहाँ पर दाखिल की जाती रही है। तो इसी क्रम में ये जो पिटीशन है ईडी की तरफ से दाखिल की गई है, जिस पर अब जो है फिर से कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की। जी मुकेश जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लगातार कई सालों से कोर्ट कवर कर रहे हैं, इसमें कौन सा पक्ष आपको ज़्यादा हावी लगता है? ईडी की जो अपील है दोबारा से इसको खोलने की, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ऐसे तर्क हैं, उनके वकीलों से आपकी बात हुई होगी कि मामला ये तकनीकी तौर पर राजनीतिक ज़्यादा है?
देखिए, ईडी का ये कहना है कि इस मामले में काफ़ी कुछ बाकी है, इसको बंद करके कहीं ना कहीं आरोपी जो हैं या जो मामला है वो एक तरह से संरक्षित कर दिया गया है। तो ईडी का ये कहना है कि अभी इसमें काफ़ी कुछ बाकी है, तो इसलिए जो ये रिवाइज पिटीशन है, याचिका है, वो दाखिल की गई है कि उनके पास और तथ्य हैं जो वो रखना चाहते हैं। किस तरह से तथ्य, क्योंकि आर्गूमेंट जब करते हैं, देखिए जहाँ तक ईडी की बात है, ईडी ने कहा है कि क्योंकि ये पिटीशन ईडी की है, अब जब ये मामला नोटिस आए होगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो वकील हैं वो अपना पक्ष रखेंगे कि आखिर क्यों ये मामला बंद करने के आदेश ये थे कि जब इसमें कुछ निकला ही नहीं, या तमाम जो जांच चली, इतने साल से मामला चल रहा है, तो आखिर अब नया क्या है, क्यों ईडी इसको दोबारा से शुरू करना चाहती है। तो वो आर्गूमेंट्स का दौर जब शुरू होगा तो निश्चित तौर पर वो भी साझा किया जाएगा। जी, मतलब 8 जून तक आपको इंतजार करना होगा। आप नज़र बना के रखें कि ये जो मामला है अब क्या करवट लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब अगली खबर भी हम कोर्ट से ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आवारा कुत्ते हैं, इनको डॉग लवर्स की जो याचिका दी थी कि इनको छोड़ दिया जाए, इनको अब सार्वजनिक स्थानों पर वापस आने दिया जाए, तो इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त नज़र आ रहे हैं और उन्होंने साफ मना कर दिया है कि आवारा कुत्तों को छोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने जो कार्य प्रणाली है इस पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि एक ऐसी उचित योजना बनानी चाहिए, नसबंदी अभियान चलाया जाए इसके लिए। अगर पहले चलाया भी गया है तो उसका ज़मीन पर कोई असर नहीं दिख रहा है। रेबीज़ से संक्रमित और जो खतरनाक कुत्ते हैं, इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है कि उन्हें यूथोनेशिया यानी जहर देकर मारना भी पड़े, ऐसे कदम भी उठाने पड़े ताकि लोग सुरक्षित रहें, तो इससे भी इनकार नहीं किया जाना चाहिए। ये बताया गया है कि हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनना है। उसमें ट्रेन्ड मैन पावर होगी, उसमें समुचित इक्विपमेंट व्यवस्थाएं होंगी कि वो एनिमल बर्थ कंट्रोल कर पाएँ बड़े नंबर्स के साथ, डिपेंडिंग ऑन डॉग पॉपुलेशन इन द एरिया। प्लस उसमें मॉनिटरिंग होगी, जो बताया गया है ऑलरेडी रूल्स में कि शासन द्वारा हर स्टेट के यूटी के मॉनिटरिंग किया जाएगा। कंप्लायंस रिपोर्ट्स देनी होंगी हर हाई कोर्ट को। हर हाई कोर्ट में एक सुमोटो केस दर्ज होगा जिसको कंप्लायंस रिपोर्ट्स दी जाएंगी। 17 नवंबर 2026 तक सुप्रीम कोर्ट को भी एक कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है। तो अब विगल रूम नहीं रह गया है, स्टेट्स बच के नहीं जा सकते, उनको ये बजटरी प्रावधान, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान, मैन पावर का प्रावधान करना ही पड़ेगा और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को कड़ाई से अनुपालन उसका सुनिश्चित करना ही पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आवारा कुत्तों को लेकर याचिका दायर की थी डॉग लवर्स ने, उसको बिल्कुल ठुकरा दिया है और कहा है कि जो आम आदमी है उसकी सुरक्षा पहले है और कुत्तों से प्रेम करने वाले जो डॉग लवर्स हैं उनका प्यार एक अलग है। बुलेटिन में अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की। हरियाणा से ये खबर है, यहाँ पर 3 SMO यानी सीनियर मेडिकल ऑफिसर और एक MO यानी मेडिकल ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन अधिकारियों को सस्पेंड इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार ने लिंग अनुपात के सुधार के लिए जो अभियान चलाए थे उनकी प्रभावी ढंग से ये निगरानी नहीं कर पाए। प्रशासन ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जो तंत्र इनको दिया था उस तंत्र को ये सख्ती से लागू नहीं कर पाए। इसके अलावा जो PNDT एक्ट के तहत जो आवश्यक कार्रवाई और फॉलोअप होने चाहिए थे उनके लिए भी इन प्रशासनिक अधिकारियों ने लापरवाही बरती। अधिकारियों को फील्ड टीम के साथ जाकर ये सुनिश्चित करना था कि भ्रूण हत्या जैसी जो चीज़ें हो रही हैं उसको अपने तंत्र के आधार पर ठीक किया जाए, सुधारा जाए, तो वो काम इन्होंने नहीं किया। इन अधिकारियों और डॉक्टर्स के जो नाम हैं वो हैं डॉक्टर टीना आनंद, डॉक्टर विजय परमार, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर प्रभा। इनको सस्पेंड किया गया है। बुलेटिन में अब जिक्र करते हैं मशहूर विनेश फोगाट की, जो देश का गर्व कई बार बढ़ा चुकी हैं लेकिन लगातार सुर्खियों में भी रही हैं। इन्होंने एक याचिका दायर की थी कि इनको खेलने का जो अधिकार है, कुश्ती लड़ने का जो अधिकार है वो दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने कोई भी राहत इनको नहीं दी है और एशियाई खेलों में शामिल होने की जो अनुमति ये मांग रही थी वो अनुमति भी इनको नहीं मिली है। हालांकि एक अच्छी खबर विनेश के लिए ये कह सकते हैं कि इनकी जो याचिका थी उस पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को कोर्ट ने एक नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और कहा है किसी भी फैसले से पहले
रेसलिंग फेडरेशन इंडिया का पक्ष भी सुना जाए। विनेश फोगाट अनुशासनहीनता, डोपिंग के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप झेल रही हैं और लगातार एशियाई खेलों में जा सकें इसके लिए कोर्ट का रुख कर रही हैं, लेकिन फिलहाल उनको अभी तक कोई राहत नहीं मिल पा रही है। और अब बुलेटिन में बात करते हैं मौसम की। मौसम की बात करेंगे तो जो लोग हरियाणा, पंजाब में रह रहे हैं तो यहाँ पे तो गर्मी के थपेड़े पड़ रहे हैं, लेकिन हिमाचल में भी गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। मैदानों के साथ साथ पहाड़ भी अब तपने लगे हैं। हरियाणा में तापमान कई जगह 45 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं पर हिमाचल का जो तापमान है वो भी सामान्य से काफ़ी अधिक है। पाउंटा साहिब की अगर बात करें तो यहाँ पर 42 डिग्री तक टेम्परेचर हो गया है। ऊना में तापमान 39 डिग्री है। इसके अलावा सोलन, धर्मशाला, मंडी जैसे इलाकों में गर्मी से लोग तप रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 21 मई तक कांगड़ा, किन्नौर और सोलन जिला में कुछ हीट वेव की संभावना है, जो हिमाचल के दृष्टि से देखें तो एक बड़ी बात है। इसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए, बीते 24 घंटों में पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहा। जो हाईएस्ट तापमान था वो पाउंटा साहिब में रिकॉर्ड किया गया था 42 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद शिमला की बात करें, शिमला में 28.6 था, पालमपुर में 32 डिग्री, भुंतर में 35 डिग्री के आसपास है, बिलासपुर में 39 डिग्री के आसपास है। और लगभग पूरे प्रदेश में जो तापमान है वो प्रदेश की कई पॉकेट्स, स्पेशली जो मिड और प्लेन क्षेत्र, वहाँ पे 3 से लेकर 4 डिग्री सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किए गए हैं। और इसी दौरान जो हमारे देखिए जो तापमान थे, विशेषता जो स्टेशन धर्मशाला, कांगड़ा, सोलन और कल्पा, यहाँ पे जो ये तापमान थे बीते 24 घंटों के, ये हिस्टोरिकली 95 परसेंटाइल में रिकॉर्ड किए गए थे। और इसके चलते इसी क्राइटेरिया में इन क्षेत्रों के आसपास हीट वेव कंडीशन दर्ज की गई थी। और आगामी मौसम की बात करें तो देखिए 19 मई से लेकर 21 मई तक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति हैं, इनके कुछ एक स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। और 22 मई को संभावना ये कि जो वेदर एक्टिविटी है इसमें डिस्ट्रिक्ट शिमला, मंडी में भी एक्सटेंड करेगी। और 22 मई को डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे एक स्थानों में हल्की बारिश। लेकिन इसी बुलेटिन के चलते चलते एक अच्छी खबर मौसम को लेकर हिमाचल से आ रही है। हिमाचल से हमारे न्यूज़ 18 के साथी तुलसी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तुलसी, मौसम का जो मिजाज है वो थोड़ा बदला है, थोड़ा राहत देने वाला है, विस्तार से बताइए हमें। जी कुल देखिए, जिस तरह से कुल्लू जिला की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो मौसम साफ हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर गर्मी में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। खासकर कुल्लू जिले की बात करें तो आज भी टेम्परेचर जो है वो 33 डिग्री के पार चले गया है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जिस तरह से लगातार जो गर्मी का बढ़ रही है, पहाड़ों की बात करें तो कुल्लू मनाली में भी लगातार गर्मी बढ़ रही है। और इससे इसका असर ये है कि दिन के समय बहुत ज्यादा गर्मी हुई थी। हालांकि इस वक्त की बात करें तो इस वक्त जो है मौसम में बदलाव हुआ है, परिवर्तन हो रहा है, जहाँ आसमान में अब बादल इकट्ठे हुए हैं और कुछ देर पहले तेज हवाओं के साथ जो यहाँ पर धूल मिट्टी भी जो राहगीर है उनको झेलनी पड़ी है। लेकिन मौसम में बदलाव हो रहा है। हालांकि कभी मौसम साफ हो रहा है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और जब मौसम खराब हो रहा है तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरह पर्यावरण में लगातार जो बदलाव हो रहा है उसका असर अब पहाड़ों पर भी हो रहा है। और उसका असर यही है कि कहीं ना कहीं गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और गर्मियों का अब जिस तरह से गर्मियां लगातार बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं बाहरी, अगर उत्तर भारत की बात करें तो बड़ी संख्या में सैलानी भी कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं। जी तुलसी जी, आपके जो पीछे हरे पहाड़ हमें दिखाई दे रहे हैं ये काफ़ी सुकून पहुंचा रहे हैं। अगर पॉसिबल हो तो अपने कैमरामैन को कहिए कि हमारे दर्शकों को भी ये नज़ारा दिखाकर थोड़ा गर्मी से राहत पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि हिमाचल तो थोड़ा ठीक ही दिख रहा है लेकिन हरियाणा और पंजाब में तापमान काफ़ी गर्म है। तो शायद ये जो विजुअल्स आप दिखाएंगे उससे थोड़ी सी ठंडक स्क्रीन पे महसूस होगी और दर्शक भी इस ठंडक को महसूस करके आनंदित होंगे। देखिए, जिस तरह से आप जो हम मौसम कुल्लू जिला की बात करें तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो मौसम पूरी तरह से दोपहर बाद जो है मौसम ने करवटें बदली है और आसमान में पूरी तरह से जो बादल है वो बादल छाए हुए हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर तेज हवाएं भी चल रही है और जिससे जो तापमान में हल्की सी यहाँ पर गिरावट जरूर हुई है। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है क्योंकि ऊंचे क्षेत्रों में जहाँ पर हल्की बारिश भी हो रही है और बारिश के बाद जो है मौसम में तापमान में हल्की सी गिरावट यहाँ पर जरूर हुई है। लेकिन दिन के समय अगर बात करें तो आज सुबह से ही मौसम पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से कुल्लू जिला की बात करें तो जिला भर में मौसम साफ था, जिसके चलते तापमान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी और लगभग
33 डिग्री के पार जो है वो तापमान कुल्लू में भी गया था। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि अब जो है पहाड़ों में जिस तरह से अब मौसम ने बदलाव लिया है, कहीं जहां पर आसमान में काले घने बादल छाए हैं, उसका असर जो है वो जरूर पड़ा है कि गर्मी से हल्की सी राहत यहाँ पर जो लोग हैं उनको जरूर मिली है। और कुल्लू मनाली घूमने आने वाले सैलानियों को भी इस मौसम का जो है वो कहीं ना कहीं आनंद उठा रहे हैं। लेकिन दिन के समय जिस तरह से मौसम साफ होने के बाद यहाँ पर जो तेज जो धूप हुई थी और उसके चलते मौसम में सैलानियों की आप बात कर रहे हैं तुलसी, तो अभी हिमाचल प्रदेश में जो मई और जून का महीना रहता है, अधिकतर जो सैलानी हैं इन्हीं 2 महीनों में रुक करते हैं। तो अभी पर्यटकों की संख्या को लेकर जो होटल इंडस्ट्री है, जो ट्रैवल एजेंसी है, या जो एडवेंचर टूरिज्म से लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको कितना फ़ायदा मिल रहा है मैदानी गर्मी से कि लोग हिमाचल का रुख कर रहे हैं। मनाली में जिस तरह से उत्तर भारत में जो तापमान में बढ़ोतरी हुई है, उसके चलते कुल्लू मनाली में भी जो है वो बड़ी संख्या में सैलानियों की आवाजाही जो है वो पिछले 1 हफ्ते से हो रही है। जहां पर कुल्लू मनाली में जो अगर देखा जाए तो जो होटल टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनको जो है यहाँ पर जिस तरह से अब गर्मी का सीजन की शुरुआत हुई है, पर्यटन सीजन, उससे जो है फायदा मिल रहा है। देश भर से बड़ी संख्या में जो सैलानी है वो कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं और उसका जिस तरह से यहाँ पर जुड़े हुए, चाहे वो एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें, एडवेंचर टूरिज्म की बात करें, टैक्सियों की बात करें, या फिर होटल व्यवसायी की बात करें, जो होटल जो होम स्टे है या रेस्टोरेंट है, तो सब लोगों को जो है इसका फायदा मिल रहा है। कुल्लू मनाली की बात करें तो अब पर्यटन सीजन की जो समर सीजन की शुरुआत कुल्लू मनाली में हुई है। जिस तरह से उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान जो है वो 45 डिग्री के पार पहुंच गया, तो उसका असर जो है वो अब जो सैलानी है वो देश भर से पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। खासकर कुल्लू मनाली की बात करें तो कुल्लू मनाली का रुख बड़ी संख्या में सैलानी कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से सैलानियों की आमद जो है वो यहाँ पर बढ़ी है और उसका असर पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोगों को जो है इसका फायदा जरूर मिल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस सुहावने मौसम और खूबसूरत पहाड़ों को हमारे दर्शकों को लाइव दिखाने के लिए। आप इस मौसम का लुत्फ उठाइए और तमाम खबरें जो कुल्लू से जुड़ी हैं वो दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस खूबसूरत मौसम की जो बात हिमाचल से हो रही थी, इसी के साथ आज के इस बुलेटिन को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर खबरें लगातार जारी हैं। बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।